बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 को स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का नाम है हीट। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जी। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। फिर हमने कुछ इनके दरमियान आपस में कुछ इक्वेशंस बनाई थी, छोटी छोटी सी सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस थी। फिर हमने लैटेंट हीट पढ़ा और लैटेंट हीट की दो टाइप्स होती हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हमने पढ़ा। आज की क्लास में अब हमारा इस चैप्टर का नया टॉपिक शुरू हो रहा है। नया टॉपिक शुरू हो रहा है जी, और इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को हमने स्टडी करना है जी इस चैप्टर में कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। फिर थर्मोडायनामिक्स से रिलेट हमारे पास दो लॉज हैं, उन दो लॉज को हमें स्टडी करना होगा। पहले बात करते हैं जी थर्मोडायनामिक्स क्या है। ठीक है जी, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। ये थर्म वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां थर्म आ जाता है वहां समझ जाते हैं हम कि जी हीट है। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। और जब भी कोई चीज, डायनामिक्स का मतलब तो मोशन होता है बहरहाल, लेकिन जब भी कोई चीज वर्क करती है सो वो मोशन में आ जाती है। ठीक है ना, अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे तो क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ डायनामिक का मतलब हम मोशन नहीं, यहाँ हम डायनामिक का मतलब वर्क लेंगे। ठीक है, वैसे तो डायनामिक का मतलब होता है मोशन, लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट में आप वर्क पैदा करोगे क्या होगा, मोशन में आ जाता है वो। तो यहाँ हम बात एक ही होती है, तो हम यहाँ डायनामिक से मुराद वर्क लेंगे। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं जी, इसके अंदर हम हीट एनर्जी को स्टडी करते हैं। हीट एनर्जी को स्टडी किया जाता है और हीट एनर्जी से जो वर्क पैदा होगा, जो वर्क क्रिएट होगा, उसको स्टडी किया जाता है। हीट एनर्जी एंड इट्स रिलेशन टू वर्क। ठीक है जी, तो वर्ड में जो आ रहे थे ना अल्फाज में, देखो ना, हीट एनर्जी वर्क, तो इसी से हमने डिफाइन कर दिया। थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें आप हीट एनर्जी को स्टडी करते हैं। हीट एनर्जी क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर अगर आप हीट एनर्जी से वर्क पैदा कर पाते हैं किसी डिवाइस के जरिए, तो फिर उन वर्क को भी स्टडी किया जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स रिलेशन टू वर्क। हीट एनर्जी को पढ़ोगे और उससे काम का क्या ताल्लुक होता है, या हीट एनर्जी से जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो कैसे किया जाता है। तो ये थर्मोडायनामिक्स होती है। अब हमारे पास जब हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं, जब भी हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले इस थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास चार लॉज होते हैं। उनको हम कहते हैं फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक होता है जीरोथ लॉ, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ, एक होता है थर्ड लॉ। चार लॉ को स्टडी किया जाता है और उसके बाद फिर हम इन चार लॉ को स्टडी करके हम थर्मोडायनामिक्स में मुख्तलिफ डिवाइसेस को, मुख्तलिफ इंजन को बनाते हैं। क्योंकि इंजन का काम क्या होता है, अगर आप गाड़ी के इंजन को जहन में रखो, तो इंजन का काम क्या होता है जी, कि गाड़ी का इंजन एक जगह से हीट एनर्जी लेता है और वर्क क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो वो थर्मोडायनामिक का प्रोडक्ट होता है। ये इंजन है, सपोज करें गाड़ी का इंजन, ये क्या करता है? आप यहाँ गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल चलता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट एनर्जी इस इंजन को सप्लाई की जाती है और फिर इस इंजन का काम क्या होता है, ये इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क के अंदर। अब आपका इंजन जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये थर्मोडायनामिक का प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ये हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर वगैरह ये भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रोडक्ट होते हैं। ये हीट इंजन को, रेफ्रिजरेटर को हमने सेकंड लॉ जब हम पढ़ेंगे तब हम जरा इसको डिटेल में देखेंगे। ये तो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप हीट एनर्जी को पढ़ते हैं और उसका जो रिलेशन होता है वर्क से, उसका जो ताल्लुक होता है वर्क से, यानी हीट एनर्जी से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस वर्क को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं तो हम चार लॉज को स्टडी करते हैं सबसे पहले। यानी जब भी किसी शख्स ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, वो चार लॉ को स्टडी करेगा और उसके बाद फिर इन लॉ की मदद से वो इंजन्स बनाता है। वो इंजन्स बनाएगा मुख्तलिफ, कुछ इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मुख्तलिफ इंजन्स पर आती है कहानी।
हमारे यहाँ सेकेंड ईयर की फिजिक्स में हम 4 थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 लॉस को स्टडी करेंगे। एक कहलाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ इन 2 लॉ को हम पढ़ेंगे। बाकी जो 0th लॉ है और जो 4th लॉ, 3rd लॉ है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज होती है। तो हमने यहाँ सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉ को पढ़ना है, जिसमें से हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला कानून या पहला लॉ ये क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं जरा। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक इंजन का आइडिया दिया। अभी इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक इंजन का आइडिया दिया कि आपके पास ये एक इंजन है। ठीक है जी, ये एक इंजन है। ठीक है जी, जैसे कि गाड़ियों का इंजन होता है, ट्रेन का इंजन होता है, मोटरसाइकिल का इंजन होता है, वगैरह वगैरह। ये एक यूनिवर्सल से इंजन है, यानी तमाम इंजन जो होंगे ना, जिनके आगे इंजन वर्ड आ जाता है, जैसे हीट इंजन, स्टीम इंजन, कोल इंजन, वो सारे इंजन इसी तरीके से वर्क करेंगे जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस हीट इंजन में होता क्या है जी, आप इसको कहीं से एक हीट एनर्जी सप्लाई करते हो। आप इसको क्या सप्लाई करते हो? हीट एनर्जी सप्लाई करते हो। जैसे मोटरसाइकिल गाड़ियों की सूरत में हम फ्यूल लेते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो जलाने से क्या पैदा होती है? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी फिर हम इंजन को सप्लाई करते हैं। तो जब हम एक इंजन को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये इंजन हमें क्या करके देगा? ये इंजन जो है हमें वर्क करके देगा। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है पीछे कि जी एनर्जी जो है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हो तो एनर्जी की वजह से वर्क क्रिएट होता है, और वर्क जो है वो उसको आप एनर्जी की एक फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक एनर्जी की फॉर्म कह सकते हैं। सो इस इंजन ने असल में जो आपकी हीट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया है वर्क में, लेकिन सारा का सारा हीट एनर्जी आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे 100 जूल हीट एनर्जी दी है तो आपको 100 जूल वर्क नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, थोड़ा सा जो आपने हीट दी है थोड़ा सा उससे वर्क हो जाएगा, और बाकी जो है आपके इस इंजन के अंदर जो फ्यू जो भी चीज इस्तेमाल हो रही होगी उसके इंटरनल एनर्जी में फर्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इस इंजन के अंदर जो है, सपोज करें हम जो है वो सम काइंड ऑफ ऑयल यूज कर रहे हैं, या हम वाटर स्टीम यूज कर रहे हैं, या कोई गैस यूज कर रहे हैं। चले गैस ले लेते हैं, हम एक गैस को यूज कर रहे हैं। इस इंजन के अंदर कुछ भी चीज यूज होती है जी। स्टीम इंजन जो होता है उसके अंदर स्टीम यूज होती है, गैस इंजन होते हैं उसमें गैस भरी हुई होती है इंजन के अंदर, वाटर इंजन होते हैं जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ होता है। सो एक इंजन है जिसके अंदर आपने गैस भरी हुई है। जब आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो इस हीट एनर्जी से वर्क होगा, लेकिन सारा का सारा वर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत वर्क हो जाएगा, और जो बाकी एनर्जी बचेगी, जो बाकी आपकी हीट एनर्जी बने बचेगी, वो आपके इस गैस की, इस वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। इंटरनल एनर्जी आपको याद है, पढ़ चुके हैं, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने कि इंटरनल एनर्जी से मुराद होती है मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी। तमाम मॉलिक्यूल्स में जितनी भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है सबको आप सम कर लें तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी गैस की। सो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ भी थी, जब आप हीट दोगे तो पार्ट ऑफ हीट जो है वो वर्क करा देगा, और पार्ट ऑफ हीट से आपके इस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी गैस शायद गर्म हो जाए, गैस जो है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में लूं तो सपोज करो मैंने इस इंजन को 100 जूल एनर्जी दी। 100 जूल क्या दी? मैंने इसको एनर्जी दी। अब क्या होगा जी, सपोज करें जी 50 जूल जो है हीट 100 आई है, 50 जूल से वर्क हो गया, बची कितनी? 50। वो 50 जूल एनर्जी जो है वो आपकी गैस की इंटरनल एनर्जी बन के इसमें स्टोर हो जाएगी, और गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो पार्ट ऑफ इट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा हिस्सा जो है उस हीट एनर्जी का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस गैस की जाहिर बात है इंटरनल एनर्जी में कुछ हीट लगी है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी सपोज करें U1 थी, अब चेंज होगी इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U2 चेंज हो गई। इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी, आपकी हीट का कुछ हिस्सा इसकी इंटरनल एनर्जी में लग गया, और अब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई।
सो पार्ट ऑफ हीट, जब आप एक इंजन को हीट प्रोवाइड करोगे, यहीं से सेकंड लॉ भी बनेगा, यहीं से सेकंड लॉ भी बनेगा आपका, इसी चीज से बनेगा, देखिएगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक अगर आप एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, एक सिस्टम को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ हिस्सा उस हीट का उस सिस्टम ने वर्क करा देना है, और जो बाकी हीट होगी वो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगी। मजेदार बात यह है कि वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, वर्क और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, ये दोनों हीट के बराबर होता है। देख लो जी, यहाँ पे 50 जूल का वर्क, 50 जूल इंटरनल एनर्जी, कितना हो गया टोटल 100 हमने हीट प्रोवाइड किया। यानी कोई इस हीट इंजन ने कोई अपने पास से नई एनर्जी नहीं बनानी, ना ही ये एनर्जी खत्म करेगा। ये नहीं है कि 100 जूल अगर आपने हीट इंजन को एनर्जी दी, तो 100 जूल में से हीट इंजन जो है वो कुछ एनर्जी खा गया, डिस्ट्रॉय कर गया, 100 में से 20 खा गया, 80 बची, और 80 में से उसने जो है 40 का वर्क करा दिया, 40 की जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज करा दिया। ऐसा नहीं होगा, इंजन हीट खाएगा नहीं, इंजन हीट बनाएगा भी नहीं। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितनी हीट इंजन लेगा ना, बस उसका बंटवारा करेगा। अगर उसने 100 जूल हीट ली तो 50 का वर्क कराएगा, 50 की एनर्जी बना देगा, इंटरनल एनर्जी बना देगा। अपने पास से कोई एनर्जी बना के नहीं डालेगा, अपने पास से कोई एनर्जी खाएगा नहीं। ये इसके अंदर एक मजेदार बात है, और ये आपको कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सुनता हुआ लग रहा है। आपने फर्स्ट ईयर में एक लॉ पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। कि एनर्जी जो है वो ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, हाँ एनर्जी की शक्ल चेंज हो सकती है। यहाँ क्या हो रहा है, पूरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आप एनर्जी है आपके पास, हीट एनर्जी, आप उसकी शक्ल तब्दील कर रहे हो। आपने पार्ट ऑफ इट जो है उसका वर्क में कन्वर्ट कर दिया, पार्ट ऑफ इट जो है आपने उसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आपने एनर्जी की फॉर्म चेंज कर दी, लेकिन टोटल एनर्जी देखें अभी सेम है। 100 जूल आई थी और 100 जूल का आप प्रोडक्ट ले रहे हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक लिहाज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देख के बनाया गया है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कि अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो, क्योंकि हम यहाँ थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम सिर्फ हीट एनर्जी को ही रखेंगे ध्यान में, और कोई सी एनर्जी को नहीं रखेंगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी देते हो, तो वो सिस्टम क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को लेगा, उस हीट एनर्जी में से थोड़ी सी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और जो बाकी बच जाएगी उस हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अपने पास से कोई एनर्जी बनाएगा नहीं, अपने पास से इस हीट एनर्जी को खाएगा नहीं। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब हमने तो इंजन की बात की थी, अब हम सिस्टम की बात करते हैं। सपोज करें जी, ये मेरे पास एक सिस्टम है जी, इसके अंदर या कोई चले ये एक गैस सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने गैस इंक्लूज की है। ठीक है, गैस का इस वक्त इंटरनल टेम्परेचर कितना है, U1। अब मैंने इसको हीट सप्लाई की, मैंने इसको क्या सप्लाई की, मैंने हीट सप्लाई की। कितनी, नंबर ले लेते हैं जी, सपोज करें हमने 200 जूल इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है। अब आपके सिस्टम के पास 200 जूल हीट एनर्जी आ गई। ये 200 को बढ़ाएगा भी नहीं, ये 200 को कम भी नहीं करेगा। आपका सिस्टम कितनी हीट ले रहा है, 200 जूल्स। यकीन माने ये सिस्टम इसको 200 से 201 भी नहीं कर सकता, और 200 से 199 भी नहीं कर सकता। सिस्टम के पास 200 हीट ही रहेगी। अब बस सिस्टम इसके दो काम करेगा, कुछ एनर्जी को ये पिस्टन ऊपर करके वर्क में कन्वर्ट कर देगा, पिस्टन ऊपर होगा, और जब ये पिस्टन मूव हुआ है तो डिस्टेंस वही वर्क। तो कुछ एनर्जी आपका सिस्टम क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर करेगा, और ये हो गया जी वर्क। सपोज कर ले जी 125 जूल इसने वर्क में लगा दिए, पिस्टन को ऊपर करने में कितना वर्क लगा जी, 125 जूल। बचे कितने, 75। 75 जो है वो आपकी ये इंटरनल एनर्जी में लगा देगा। ये जो 75 जूल है ये किस में लगा देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में लगा देगा। अब आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 से कन्वर्ट होगी, कितनी हो गई, U2। इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, यानी कि गैस जो है वो आपकी गर्म हो जाएगी, और वो जो अंदर आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है वो गर्म हो जाएगा। उसकी इंटरनल एनर्जी पहले कम थी, ठंडा था, अब वो गर्म हो गया। कैलकुलेट करोगे कितनी निकलेगी, 75 ही निकलेगी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो पार्ट ऑफ इट, थोड़ा सा हिस्सा उसका वर्क में लग जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगा। लेकिन टोटल एनर्जी जो आपने सप्लाई की है, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। इस टोटल एनर्जी में ना कोई इजाफा करेगी हीट इंजन,
या सिस्टम जो है वो इस टोटल एनर्जी में ना इजाफा करेंगे ना इसमें कमी होगी। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब हम जरा इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। मैं उसको अभी आपको जबानी बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊंगा आपको लिख के। पहला तरीकाकार क्या होगा इसको बयान करने का, कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप उस सिस्टम को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उस हीट एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा वर्क करने में लगा देगा सिस्टम, और जो बाकी बचेगी रिमेनिंग रिमेनिंग एनर्जी जो होगी उसको सिस्टम क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में इन्वेस्ट कर देगा। इस दौरान जो टोटल एनर्जी आपने सप्लाई की है वो फिक्स है। टोटल एनर्जी में आपका सिस्टम ना कोई इजाफा करेगा ना कोई आपका जो है वो कमी होगी। ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आप इसको बोलो तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट एनर्जी लगा दिएगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं हम, थर्मोडायनामिक्स में हीट एनर्जी होती है। सो इसको हम दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ सिस्टम। एक तो तरीका ये हो गया कि एक सिस्टम के अंदर अगर हम हीट एनर्जी देंगे तो वो ना तो हीट एनर्जी बनेगी मजीद अंदर उसमें, ना ही वो खत्म होगी, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। वो अपनी फॉर्म को तब्दील कर सकती है। थोड़ी सी हीट एनर्जी जो है वो वर्क में शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई। हीट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम। इन अ सिस्टम के एक सिस्टम या एक इंजन, अभी हम इंजन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंजन का वर्ड हम सेकंड लॉ में यूज करना शुरू करेंगे। तो अगर आप हीट एनर्जी को एक सिस्टम को देते हो तो हीट एनर्जी ना तो बनेगी ना तो खत्म होगी, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। हाँ, हीट एनर्जी क्या होगा जी, सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी की शक्ल तब्दील हो जाएगी वर्क और इंटरनल एनर्जी की सूरत में। तो ये तो पहला तरीका हो गया। हीट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। इट्स फॉर्म को मैंने हीट लिख दिया है। इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, कि अगर आप एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो सिस्टम उस हीट एनर्जी में ना कोई इजाफा करेगा ना ही उस सिस्टम जो सिस्टम है हीट एनर्जी को खत्म करेगा। हाँ, उसकी शक्ल तब्दील कर देगा। एग्जाम्पल के अंदर हमें नजर आ रहा है कि हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो उसकी शक्लें तब्दील हो रही है वर्क और इंटरनल एनर्जी की सूरत में, बन नहीं रही ना ही खत्म हो रही है। और दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे बयान कर सकते हैं कि इफ हीट is supplied to a system, कि अगर आप एक सिस्टम को हीट सप्लाई करें, पार्ट ऑफ इट कन्वर्ट इनटू वर्क, तो उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट, और जो बाकी बची हीट है, रिमेनिंग पार्ट विल यूटिलाइज इन इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, अगर आप एक सिस्टम को हीट सप्लाई करें, पार्ट ऑफ इट कन्वर्ट इनटू वर्क, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी यूटिलाइज इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, और जो बाकी बची हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगी। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड रिमेन सेम, बट टोटल एनर्जी वुड रिमेन सेम, लेकिन जो टोटल आपने हीट एनर्जी ली है वो टोटल सेम होना चाहिए, वुड रिमेन सेम। तो ये दो तरीके हो गए जी, दोनों को मैंने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर आपके पास एक सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ना, वो हीट एनर्जी टोटल फिक्स रहेगी, ना तो उसमें कोई सिस्टम इजाफा करेगा ना उसमें खत्म करेगा। हाँ, शक्लें कन्वर्ट होती है, वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होती है। ये सेकंड लॉ बनेगा। अगर आप ये सोचो कि जी मैंने जो हीट दी है सारी की सारी वर्क हो जाए और इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा ये दोनों काम जरूर होंगे, थोड़ा सा वर्क बनेगा, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ऐसा इंजन ही नहीं है
जो हमारी हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट करते हैं। महाराज ये सेकंड लॉ है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली लिखें, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जी। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें ये हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है। सो अब हमने जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर में सपोज करें गैस भरी हुई है, ये अंदर क्या भरी हुई है जी, अंदर इसके गैस भरी हुई है, और इसके टॉप पर ना हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है। आपको याद होगा पिस्टन से मैंने आपको बताया था, पिस्टन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स से जनरेट होता है प्रेशर। सो पिस्टन जो है वो प्रेशर को हैंडल करता है। अगर आप पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो गैस पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, ये पिस्टन जो है ना, ये चीज जो है ये पिस्टन है। पिस्टन की जरा वर्किंग समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आएगा अभी। पिस्टन के जरिए हम असल में फोर्स अप्लाई करते हैं, अपने हाथों की मदद से या कोई चीज लगा दो फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स हमें पता है जी प्रेशर प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ प्रेशर जो है वो कहाँ अप्लाई हो रहा होगा, गैस पर, थ्रू पिस्टन। पिस्टन के जरिए प्रेशर अप्लाई होता है। अगर आप पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे तो हम कहेंगे प्रेशर इंक्रीज किया हमने गैस पे, क्योंकि जब आप प्रेशर फोर्स बढ़ाओगे तो पिस्टन कैसे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। तो फोर्स बढ़ाई, प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन नीचे मूव हुआ, गैस पे प्रेशर इंक्रीज। पिस्टन ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये प्रेशर डिक्रीज किया है। ठीक है, तो ये तरह टर्मिनोलॉजी ध्यान में रख लीजिएगा। पिस्टन अगर नीचे आ रहा है तो गैस पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास सपोज करें, कहाँ है पॉइंटर, हमारे पास ये गैस भरी हुई है जी। इस गैस की अपनी सपोज कर लें जी इंटरनल एनर्जी इस वक्त फिलहाल है U1। अब आपने इसको नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई करी, डेल्टा क्यू से मुराद हो गया हीट एनर्जी। आपने इसको हीट एनर्जी सप्लाई करी, जितनी भी सप्लाई करी, क्या होगा जी, ऑब्वियसली आपको पता है, अभी वैसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये गैस एक्सपेंड करेगी क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। आपने जब हीट एनर्जी सप्लाई की, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से कितनी हो जाएगी, U2। तो वो देख लो, इंटरनल एनर्जी चेंज करी सबसे पहले, और जो बच जाएगा वो वर्क में लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो जैसे हमने इस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हीट एनर्जी जो है हमारी इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएगी सबसे पहले। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसकी स्टार्टिंग इंटरनल एनर्जी थी U1, और हीट सप्लाई करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U2, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, डेल्टा U इक्वल्स टू U2 माइनस U1। ठीक, सो जैसे आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की, इसका टेम्परेचर बढ़ गया और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 पे चली गई। अब आप जानते हो चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये एक्सपैंड करेगी, और जब ये एक्सपैंड करेगी तो अब पिस्टन जो है वो आपका ऊपर जाएगा, पिस्टन जो है वो ऐसा ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसका देखें वॉल्यूम बढ़ गया और अब आपका पिस्टन जो है एक नई पोजीशन पे आ गया। सो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, पिस्टन मूव हो गया, ये पिस्टन पर हम कहेंगे ये वर्क हुआ है, वर्क हुआ है, क्योंकि पिस्टन जो है वो पहले यहाँ था, इधर था। अब पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक गया है जी, ये डिस्प्लेसमेंट तय हो गया और गैस ने फोर्स लगाई है। जब फोर्स लगाते हो डिस्प्लेसमेंट तय होता है तो हम क्या कहते हैं, वर्क हो गया। तो हम कहेंगे ये पिस्टन ने वर्क, ये गैस ने जो है ना पिस्टन पे वर्क करा है, तो ये वर्क हो गया जी, दोनों चीजें मिल गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने देखा ना, हीट एनर्जी आपने सप्लाई की तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई है और वर्क भी हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर मैं वर्क को इंटरनल एनर्जी के चेंज से प्लस कर दूंगा तो वो हीट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितनी मैंने हीट सप्लाई की है, या तो वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में लग गई या फिर वर्क डन में लग गई, दोनों को ऐड करूंगा तो ये बिल्कुल टोटल हीट के बराबर होनी चाहिए। ये है जी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें डेल्टा क्यू क्या है जी, जो आपने हीट सप्लाई की है, डेल्टा यू क्या है जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी में कितना फर्क आया है, और डेल्टा डब्ल्यू से मुराद है जो वर्क हुआ है, जो पिस्टन ऊपर गया है, ये पिस्टन पे जो हमने गैस ने काम किया है, ये वो वर्क है। तो इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जब आप एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे, उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई।
अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये पिस्टन पे वर्क हो गया, दोनों काम हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक जब आपने हीट दी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई और वर्क भी हुआ। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर मैं इंटरनल एनर्जी के चेंज और वर्क को प्लस करूंगा तो ये जो इतनी हीट आई है उसके बराबर होगी। तो ये हमने मैथमेटिकली लिख दिया। तो ये कहलाती है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। अब यहां से हम बढ़ेंगे एप्लीकेशंस की तरफ। 4 मामला हमें देखने। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। यानी अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मुख्तलिफ सिस्टम्स पर अप्लाई करके देखेंगे। एप्लीकेशन से मुरादे अप्लाई। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन। यहाँ एप्लीकेशन से मुराद ये नहीं है कि फायदे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फायदे क्या है, यहाँ एप्लीकेशन से मुराद है अप्लाई करना, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट सिनेरियोज। क्योंकि आपको पता है ना, ये अभी ये जो मैंने अभी सिचुएशन आपके सामने ली है ये वाली, अब इसमें ऐसा भी तो मामला हो सकता है अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, या दूसरा मामला अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, तो अभी अलग अलग सिनेरियोज बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा फर्स्ट लॉ का, ये देखना है हमें, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये वर्क होता कितना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अब वर्क को कैलकुलेट करते हैं जी। पॉइंटर ले आऊं मैं पहले। वर्क को कैलकुलेट करेंगे कि ये जो वर्क हो रहा है ना हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, डेल्टा डब्ल्यू, ये कितना है, ये कितना है। उसके लिए वही सिचुएशन ले जो अभी हमने पढ़ी। ये हमारे पास पिस्टन, ये गैस थी जी, ये सिलेंडर था, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इस वक्त गैस का वॉल्यूम है V1 और पिस्टन पे जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो P अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको इंटरनल, आपने इसको जो है वो हीट एनर्जी दी, ठीक है, आपने क्या दी इसको, हीट एनर्जी। अब उससे क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 होगी, लेकिन अभी हम U को छोड़ देते हैं और गैस एक्सपेंड करेगी, पिस्टन इधर आ जाएगा, पिस्टन इधर आ जाएगा और इसका अब वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया, V2। अब पिस्टन ने कितना डिस्टेंस तय किया जी, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कह लेते हैं कि ये है H, ठीक है। हम यहाँ वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखिएगा हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, लिहाजा इंटरनल एनर्जी के मामले को अभी हम देख नहीं रहे। हालांकि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, यहाँ U1 थी, यहाँ U2 हो गई, तभी तो गैस एक्सपेंड की है, लेकिन अभी हमने उसको नहीं देखना। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, एक सिलेंडर था, उसमें गैस भरी हुई थी, पिस्टन लगा था, वॉल्यूम था V1। जब जब जैसी मैंने हीट दी तो अब गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसका उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई, U1 से U2 हो गई। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। अब जब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो पिस्टन हमारा ऊपर चला गया, ये हो गया जी वर्क। क्योंकि पिस्टन ने एक हाइट कवर कर ली जी, फोर्स गैस ने लगाई है और पिस्टन ने एक डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये एक हो गया वर्क। अब सबसे पहले हम प्रेशर वाला फॉर्मूला लेते हैं जी। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये वो प्रेशर का कॉमन तरीन फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसमें से अगर हम फोर्स निकालें तो एरिया डिवाइड हो रहा है, प्रेशर के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फोर्स आ गई थी जो हमारे पिस्टन पे गैस ने लगाई है, ये फोर्स आ गई जो हमारे इस गैस ने लगाई थी ना, इस गैस ने पिस्टन पे लगा के इसको जो ऊपर धकेला है, तो वो इस फोर्स के साथ वेट है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन। अब आते हैं जी वर्क को कैलकुलेट करें जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। जहां फोर्स कितनी है जी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, जबकि डिस्टेंस कितना कवर किया है जी पिस्टन ने, हाइट H, ठीक है जी। और हम जानते हैं जी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर। लेकिन यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम या ये वाला वॉल्यूम? इसका जवाब है ना ये वाला ना ये वाला, बल्कि सिर्फ इतने डिस्टेंस में जो वॉल्यूम आ रहा है ये। और ये क्या है जी, चेंज इन वॉल्यूम, कितना फर्क आया है। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, तो ये कितना है, ये डेल्टा V कहलाता है। तो हाइट यहाँ पर पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया है तो इसलिए डेल्टा V रखेंगे, ये याद रखिएगा बस। तो क्या हो गया जी, P और एरिया और हाइट हटा दिया, इसकी जगह आ गया डेल्टा V। ये हो गया जी वर्क डन। तो ये जो हमारी गैस ने पिस्टन पे वर्क किया है कितना है जी, P डेल्टा V, यानी प्रेशर जो गैस ने अप्लाई किया है, और
चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना फर्क आया है, ठीक है, ना ओरिजिनल वॉल्यूम ना फाइनल वॉल्यूम, बल्कि सिर्फ जो पिस्टन ने जितना डिस्टेंस तय किया है ना उस हिस्से में कितना वॉल्यूम है, तो वो तो चेंज हो गया, तो डेल्टा भी। सो ये वर्क हो गया जी, हमने वर्क निकाल लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाल लिया, जबकि डेल्टा यू हमें पता है जी U2 माइनस U1। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबसे पहले मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स बताया, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट एनर्जी और उसका जो वर्क से रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी करते हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया आपको मैंने कि इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्ट ऑफ हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, और जो रिमेनिंग पार्ट है उससे वर्क हो जाएगा। इस दौरान ना कोई एनर्जी बनेगी, हीट एनर्जी बनेगी भी नहीं और ना ही खत्म होगी। सो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ये है जी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क। ये क्या है डेल्टा क्यू, ये आपने जो हीट सप्लाई की है, ये है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वर्क हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने इस वर्क को निकाल लिया जी, क्योंकि अभी हम जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो वर्क हमने कैसे निकाला जी, हमने एक सिस्टम लिया जिसका वॉल्यूम था V1, हमने उसको हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया, पिस्टन ऊपर चला गया। अब पिस्टन ने कितना डिस्टेंस तय किया है, H। तो हमने पहले प्रेशर से कहा जी कि प्रेशर का फॉर्मूला था F/A और फोर्स बन गई प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। वर्क के फॉर्मूले में हमने फोर्स डाला प्रेशर एरिया और डिस्टेंस डाला H, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो जाता है वॉल्यूम, तो P डेल्टा V, ठीक है जी। यहाँ वॉल्यूम जो है वो V1 V2 नहीं बल्कि हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी जो वॉल्यूम में फर्क आया सिर्फ वही वॉल्यूम होगा। तो ये वर्क हो गया। अब इंशाल्लाह इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमने नेक्स्ट